Okay, in this lecture we will try to understand the concept of antennas efficiency। तो आप देखिए कि एंटीना क्या है, एक तरीके का मेटालिक स्ट्रक्चर है। ये मेटालिक स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है? ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है, और ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है? सोर्स से कनेक्टेड है। तो एंटीना की वैसे देखा जाए तो कई तरीके की इफ़िशेंसी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एंटीना की इफ़िशेंसी को समझते हैं। तो अच्छा देखिए, ये कौन सा एंटीना है? डाइपोल एंटीना है। तो डाइपोल एंटीना का इनपुट इम्पीडेंस कितना है? Z-in है, और ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना है? Z0 है। यदि इम्पीडेंस में मिसमैच है तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? हाँ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो याद करिए कि एक वेव जो सोर्स से एंटीना की तरफ ट्रेवल करेगी उसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वेव या कि इंसिडेंट वेव। और एक वेव जो लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल करेगी उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव कब आती हैं? जब ये इम्पीडेंस ऑफ एंटीना और इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मैच नहीं करे। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? Z-in माइनस Z0 ओवर Z-in प्लस Z0। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि इम्पीडेंस में यदि मिसमैच है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा? रिफ्लेक्शन बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट? कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज। अच्छा, दोनों तरफ का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो वोल्टेज बेसिकली क्या है? एम्पलीट्यूड है। VI भी क्या है? एम्पलीट्यूड है। यदि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा? गामा स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर डिवाइडेड बाई VI स्क्वायर। तो VR स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस पावर। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस पावर। तो ये क्या मैं इसको रिफ्लेक्टेड पावर बोल सकता हूँ? इसको क्या मैं इंसिडेंट पावर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ से जो भी एनर्जी आई तो दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, इंसिडेंट पावर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड पावर और ट्रांसमिटेड पावर। तो इंसिडेंट पावर को मैंने क्या दिखाया? PI। रिफ्लेक्टेड पावर को क्या दिखाया? PR। ट्रांसमिटेड पावर को क्या दिखाया? PT। अच्छा, PI का डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये PI का डिवाइड करूंगा तो ये 1 इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई PE प्लस PT डिवाइडेड PI। अच्छा देखिए, PR डिवाइडेड बाई PI, रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पावर क्या होता है? गामा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे गामा स्क्वायर लिख दिया। तो क्या मैं इसको PT डिवाइडेड बाई PI को मैंने क्या लिख दिया? ट्रांसमिटेड पावर। तो इसको T स्क्वायर से लिख दिया। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस गामा स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब सवाल ये है कि ये जो इफ़िशेंसी की जो बात करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? जब कभी भी किसी सिस्टम में लॉस जैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होने लगे तो हम हमेशा इफ़िशेंसी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा क्या इस इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 माइनस PR डिवाइडेड बाई PI इज इक्वल टू PT डिवाइडेड PI? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो PR डिवाइडेड बाई PI मतलब रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पावर। रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पावर क्या? गामा स्क्वायर, यानी 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाई PI। तो इफ़िशेंसी का इक्वेशन कैसे देते हैं? इफ़िशेंसी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? PT डिवाइडेड बाई PI। और PT डिवाइडेड बाई PI की वैल्यू क्या मिली? 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो सच काइंड ऑफ इफ़िशेंसी। अच्छा, ये टर्म ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं किसी भी एंटीना से रिफ्लेक्शन नहीं चाहता, मैं हमेशा क्या चाहता हूँ? ट्रांसमिशन चाहता हूँ। तो मेरी इफ़िशेंसी किससे डिफ़ाइन होगी? ट्रांसमिशन से डिफ़ाइन होगी, ना कि रिफ्लेक्शन से डिफ़ाइन होगी। तो इसीलिए मैंने इफ़िशेंसी का इक्वेशन ये लिखा।
पी टी डिवाइडेड बाई पी आई। तो ईटा पी टी डिवाइडेड बाई पी आई की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिला, 1 माइनस गामा स्क्वायर। एंड दिस काइंड ऑफ इफिशिएंसी इज नोन एज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफिशिएंसी। तो देखिए, क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, कि मैं क्या करूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम हो जाए। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब एंटीना का इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस से क्या हो जाए, मैच कर जाए, तो गामा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अच्छा सोच के देखिए, यदि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, गामा की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये जो इफ़िशेंसी हो जाएगी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए दूसरी थ्योरी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, एंटीना क्या है, एंटीना इज़ नथिंग बट इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर। तो मेटालिक स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए, ये सोर्स है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये अपना डाइपोल एंटीना है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। जब कंडक्टर से करंट पास होती है तो क्या कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। वो किसके फॉर्म पे लॉस हो जाता है, हीट के फॉर्म पे लॉस हो जाता है। तो बेसिकली हीट निकल गई, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, रेडिएशन चाहते हैं, ना कि हीट लॉस चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए, इस हीट लॉस की वजह से, हीट की वजह से मेरी एनर्जी का लॉस हुआ, तो बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे भी इफ़िशेंसी आ जाएगी। तो ये इफ़िशेंसी ये जो हीट लॉस किसकी वजह से हुआ, कंडक्टर की वजह से हुआ। इसलिए इस इफ़िशेंसी को मैं क्या बोलूँगा, कंडक्टर इफ़िशेंसी बोलूँगा। अच्छा देखिए, ये एक पैच एंटीना है, पैच एंटीना है। इसमें ऊपर ये टॉप पे क्या है, मेटल है, बॉटम पे भी मेटल है, बीच में डाइइलेक्ट्रिक लेयर है। तो क्या डाइइलेक्ट्रिक की वजह से भी लॉसेस हो सकते हैं, बिल्कुल लॉसेस हो सकते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक की वजह से आप टेंजेंट लॉस और ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरा माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके पढ़ लेना कि डाइइलेक्ट्रिक की वजह से कैसे लॉस होते हैं। तो आप देखिए कि डाइइलेक्ट्रिक की वजह से भी लॉस हुआ, तो यहाँ पे कौन सी इफ़िशेंसी आ जाएगी, डाइइलेक्ट्रिक इफ़िशेंसी आ जाएगी। तो अब देखिए, टोटल इफ़िशेंसी का इक्वेशन देखिए, टोटल इफ़िशेंसी इज़ नथिंग बट ई सी, ई डी एंड ई गामा। तो ई सी मतलब कंडक्टर इफ़िशेंसी, ई डी मतलब डाइइलेक्ट्रिक इफ़िशेंसी, ई गामा मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ़िशेंसी। तो ई सी और ई डी को कंबाइन में ई सी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, रेडिएशन इफ़िशेंसी बोलते हैं। आप सोच के देखिए, यदि गामा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, अभी पिछले पेज में देखा था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो ई गामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या इस इक्वेशन में, तो टोटल इफ़िशेंसी इज इक्वल टू ई सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इफ़िशेंसी किसके बराबर हो जाएगी, रेडिएशन इफ़िशेंसी के बराबर हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को यदि मैंने मिनिमाइज़ कर लिया, तो मैं अपनी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ़िशेंसी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। आइडियल केस ले लिया तो रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसको रेडिएशन इफ़िशेंसी क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब देखिए, मान लीजिए कि एक आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई कि आपने किसी कदर इम्पीडेंस मैच करा लिया, तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ECD मिला, यानी कि अब आपका रेडिएशन, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटीना, रेडिएशन फ्रॉम इट, इससे रेडिएशन। अच्छा, इससे क्या, इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि इससे रेडिएशन होना। तो ये रेडिएशन मिनिमाइज किसकी वजह से हुआ, कि एक तो कंडक्टर लॉस की वजह से हो जाएगा और एक डाइइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन इफ़िशेंसी बोलते हैं। कि रेडिएशन इफ़िशेंसी, सोच के देखिए, यदि कंडक्टर लॉस बढ़ जाएगा तो रेडिएशन इफ़िशेंसी लॉस बढ़ जाएगा, कंडक्टर लॉस बढ़ जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक लॉस बढ़ जाएगा, तो रेडिएशन कम होगा, तो रेडिएशन इफ़िशेंसी कम हो जाएगी। तो यदि कंडक्टर लॉस कम है, डाइइलेक्ट्रिक लॉस कम है, तो रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रेडिएशन इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी। तो इस तरीके से हम एक जनरली
क्या बोलते हैं कि टोटल इफिशिएंसी ऑफ द एंटीना इज नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंडक्टर इफिशिएंसी, डाइलेक्ट्रिक इफिशिएंसी एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इफिशिएंसी, and multiplication of conductor efficiency and dielectric efficiency is known as radiation efficiency. Why do we say radiation efficiency? Because the radiation depends on, रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस स्ट्रक्चर पे होने वाले लॉस पे। यदि इस स्ट्रक्चर में लॉसेस ज़्यादा हो गए तो रेडिएशन कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो गए तो रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा, तो रेडिएशन इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ गेन, और या प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर कि कैसे इफिशिएंसी गेन को अफेक्ट करती है। आप प्लीज़ देखिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।